The course having BPY 608 having the today's lecture topic on neuromuscular disorders of domestic animals. कहने का मतलब है कि मसल्स के बारे में हमने प्रीवियस इस कोर्स में पढ़ा था। तो मसल कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में देखा था। तो अब ये देखनी है कि अगर किसी तरह की न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होती है तो उसकी क्या इफेक्ट होगी, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले समझना हमें जरूरी है नर्वस सिस्टम, because the nervous system is divided into basically the CNS and the PNS, that is the central nervous system or the peripheral nervous system. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारी ये कंप्लीट जुड़ी हुई होती है, ठीक। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो चूंकि नाम में है ना पेरिफेरल, तो वैसे जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो नर्व्स और डिफरेंट मसल्स से जुड़े हुए हैं, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस। तो द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम which consists of the nerves leaving the back of the brain to innervate the muscles and glands of the head for exact especially cranial nerves, and peripheral nerves are the nerves which leaves the spinal cord to control the muscles of the limb, ठीक है। ये क्लियर है डिफरेंसेस। सेंट्रल नर्व जो तुम्हारी हो गई क्रेनियल नर्व से है। क्रेनियल नर्व मतलब बिल्कुल जो ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड की ओर गया है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो पेरिफेरल में गया है विच सपोर्ट्स द डिफरेंट मसल्स ऑफ द different parts of body, that is known as peripheral nervous system. So the junction between the peripheral nerves and the muscles is called the neuromuscular junction. जैसा लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे एक एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ा था मसल्स में आपने, ठीक है। उसमें देखा होगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से ही एसिटाइल कोलिन आपका रिलीज होता है ना। तो जो जंक्शन है दैट इज द junction between the peripheral nerves and the muscles. So almost whatever the disorders that the animal felt, that is with the effect of the neuromuscular system, ठीक है। And to comply with the neuromuscular disorders, a requisite veterinary neurologist is preferred. तो द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी मोटर एक्शन, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का अगर मोटर वर्क हो रहा है, मतलब मैकेनिकल वर्क हो रहा है, लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, टेकिंग फूड, चूइंग, स्वेलोइंग, रिगर्जिटेशन, किसी टाइप का चीज जो कि जिसमें फिजिकली एक्टिव हो रहा है एनिमल, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली जो ब्रेन है वो इनिशिएट करता है वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी, ठीक है, बाय सेंडिंग द कमांड्स और सिग्नल्स डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और वहां से जो स्पाइनल कॉर्ड से मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो फिर वो वापस जाता है मसल्स को, दैट इज थ्रू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्व्स हैं जो एक्टिवेट करते हैं और मतलब मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि हाँ अब एनिमल को खाना है, उठना है, बैठना है ना, कैसे मैनेज करना है अपने कंडीशन के हिसाब से। तो ईच मसल ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ऑन पेरिफेरल नर्व एंड द सिग्नल्स दैट ट्रैवल अलोंग द नर्व एज एन इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी सिग्नल्स है ये जस्ट एक करंट, इलेक्ट्रिकल करंट टाइप का ट्रैवल करता है पूरे बॉडी में, लेकिन उसी पार्ट में जाता है जहां पे इसे एक्शन में आना है, और मैसेज आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो देखो ऐसे समझो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मतलब जिस भी मसल्स पे एक्ट करना है वहां न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक न्यूरोट्रांसमीटर आया, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और वहां पर वो मैसेज कन्वे करता है, ठीक है,
पेरिफेरल नर्व सिस्टम को कि हाँ अब आपको मतलब ये एक्शन हुआ है तो इसके बदले क्या काम करना है उस पर्टिकुलर मसल्स को लेके या फिर उस बॉडी के ऑर्गन को लेके, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिविटी होती है जिसको हम कह सकते हैं एक सर्किट टाइप का, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिकल करंट से हम लोगों ने जोड़ के होता है। तो ये सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कंप्लीट वर्क नहीं करेगा, ठीक। So when the electrical nerve impulse reaches the end of the nerve, the signal must be conveyed across the gap between the nerve and the neuromuscular junction. ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये। तो अब जैसे देख सकते हो दो पिक्चर हम लोगों ने डाला है, ठीक है। तो ये दोनों पिक्चर देखो, नॉर्मल जो कंडीशन होती है एनिमल की वो नहीं है। कहीं ना कहीं इसके हाथ पैर टेढ़े हैं, कोई पीछे फेंका हुआ है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से न्यूरोमस्कुलर कह सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम है इसको। तो ये जो गैप क्या आ रहा है, a chemical messenger that is called acetylcholine bridges this gap, and the messenger is released from the end of the nerve and it flows across the gap and fixes itself to a receptor on the muscle, causing muscle contraction or relaxation by the way of the activity of various motor nerves, ठीक है। तो अगर कहीं भी किसी भी रीजन से अगर कोई केमिकल मैसेंजर जो न्यूरोट्रांसमीटर भी जिसको हम बोलते हैं अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है वो नहीं हो सकती है, और उसको ही हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। सो बेसिकली डॉग्स और कैट्स विथ अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर प्रेजेंट विथ varying degree of muscle weakness and muscle wastage। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब है कि कहीं भी कहीं से मतलब जो उसके मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिग्री है इसका, वेरिंग डिग्री, मतलब जैसे कहीं होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है लेकिन कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम है, मतलब नर्व सेल्स में प्रॉब्लम होगी तो वो कंप्लीट सर्किट उस कारण से नहीं हो पा रही है, तो कुछ लिमिट तक बढ़ रही है उसके बाद नहीं हो रही है। या फिर जहाँ टारगेट ऑर्गन पे सेल्स पे आनी है वहां नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। उसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जस्ट शॉर्ट में ब्रीफ में जानने के लिए बता रहे हैं। जैसे कैल्शियम इफ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम का बाहर निकलना सेल से और सेल में वापस जाना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाती है तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, भले ही कितना भी न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से काम कर रहा हो। तो इस कारण से ये जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच ये प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की डिग्री, कितनी गड़बड़ है कितनी अच्छी है, ठीक है, वेरिंग डिग्री इसी पे डिपेंड करती है। सो द वीकनेस में अफेक्ट द लिम्स सो दैट animals are unable to stand up or exercise normally, but also can affect other muscles in the body। मतलब अगर एक ऐसा वेरिंग डिग्री है कि चल तो सकता है नॉर्मल लेकिन है ना दौड़ नहीं सकता है, बहुत एनिमल को देखे होगे, या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैंने प्रॉपरली अपने वर्क को नहीं कर सकता है क्लियर। तो ये सारा वेरिंग डिग्री का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के वेरिंग डिग्रीज है। सो द से एक एग्जांपल के लिए दिया गया, द मसल्स ऑफ द फेरिंग्स और द इसोफेगस आर वीक in some types of neuromuscular disorder, and this means that the affected animals may have problems regarding the swallowing or will often bring back food after eating। मतलब एनिमल खा तो रहा है लेकिन न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के कारण, ठीक है, इधर न्यूरो ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहे होंगे या फिर मतलब उससे रिलेटेड कोई भी हो सकता है, कैल्शियम रिफ्लक्स या आयंस का कुछ प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में क्या होगी, जैसे एनिमल स्वेलो तो करेगा लेकिन अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा जिससे कारण फूड बाहर आ जाएगा, ठीक है, या फिर उसको च्यू ही नहीं कर पाएगा। So this weakness could be caused by a failure of the electrical nerve impulse to be conveyed by the nerve failure of the chemical messenger to bridge the gap between the nerve and the muscle, or
फेलियर ऑफ द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही है, या फिर जो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कंप्लीट नहीं जा पा रही है, या फिर दोनों के रीजन से भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. सो इन इट्स माइल्डेस्ट फॉर्म, if the disorder of any neuromuscles is being persist and it is in the mildest form, then the muscle weakness may only be intermittent and triggered by exercise. किसी कारण से अगर हल्का फुल्का है तो मसल की कमजोरी है तो उसको हम थ्रू एक्सरसाइज इसको ठीक कर सकते हैं. बट द वीकनेस माइट अफेक्ट ऑल फोर लेग, ओनली अफेक्ट द बैक लेग्स. ये कंडीशन अलग अलग दिया है. किसी के पीछे वाले दोनों पैर पे हो सकता है, किसी के चारों पैर पे हो सकता है. तो फ्रिक्वेंटली क्या होगा इससे, इसका असर होगा कि उसके जो चलने में है वो उसमें परेशानी होगी, या फिर मसल ट्रेमर्स होंगे, पेन होंगे, उस पर स्टिफनेस आ जाएगी. सो इन द मोस्ट सीवियर फॉर्म्स, अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होगा तो उसमें क्या होगा, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स कैन कॉज द एनिमल टू बी कंप्लीटली पैरालाइज्ड और अनेबल टू सपोर्ट इट्स ऑन वेट. और हो सकता है कि मतलब इट कांट होल्ड इट्स हेड अप एंड हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द चेस्ट वॉल एंड डायफ्राम. ठीक है, इसी तरह के भी अगर कहीं भी मसल में प्रॉब्लम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्लियर नहीं हो रही है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की परेशानियां हो सकती है एनिमल्स को. तो देख सकते हो सीवियर फॉर्म जो होती है वो बहुत ही खराब है, कंप्लीटली पैरालाइज हो सकता है, या फिर इवन ये भी हो सकता है कि अपना वजन खुद ना लोड ले पाए, है ना, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो, या चेस्ट वॉल या डायफ्राम में उसके परेशानी हो सकती है. So a large number of diseases can affect the neuromuscular system, and these can be divided into diseases which directly affect the various components of the neuromuscular system. तो various systems components जो कह रहे हैं इसमें क्या है, एक तो peripheral nerves, neuromuscular junction और muscle, है ना, and the diseases somewhere else in the body having an indirect effect on the function of neuromuscular system. मतलब कुछ तो हो गई जो डायरेक्ट टच में है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के, और कुछ चीजें हैं जो उसके करने से होती. जैसे मान लो कि अगर हमें लिफ्ट करनी है, कोई कुछ सामान ही लिफ्ट करना है, तो उसके लिए पहले हाथ उठना चाहिए, है ना, वो होल्ड होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं. तो मतलब ये एक दूसरे से जुड़ी हुई परेशानी है. सो द लैटर जो बाद वाले जो है कंप्राइजेस हार्मोनल डिजीज. ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं इसमें बेसिकली हार्मोनल डिजीज कह सकते हैं, जैसे एंडोक्राइन डिजीज लाइक अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, डायबिटीज, कुशिंग्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, ठीक है, जो मेनली डॉग्स के केस में होती है. तो इन डिजीज में क्या होगी, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गई, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन विल बी अफेक्टेड. सो इन दिस केस द कंडीशन में बी वर्स्ट फॉर द स्पेसिफिक एनिमल. दूसरा देख सकते हो, ये तो एक कंडीशन था हार्मोनल डिजीज. दूसरा है अगर किसी टाइप का कैंसर का प्रॉब्लम, तो ये क्या करेगा, इट विल कॉज द लो शुगर लेवल और द रिलीज ऑफ केमिकल टॉक्सिक टू द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम. ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर की जगह क्या होगा, केमिकल टॉक्सिन केमिकल्स निकलेंगे, तो वो प्रॉपर सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी. तो दैट इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर. नेक्स्ट देख सकते हो किडनी डिजीज. अगर किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इट विल कॉज एबनॉर्मल एसिड बेस बैलेंस और सॉल्ट बैलेंस. सर दिख नहीं रहा है क्या नहीं दिख रहा है, स्क्रीन. किडनी डिजीज की बात हो गई, दैट इज कॉजिंग एबनॉर्मल सॉल्ट बैलेंस. ठीक है, हार्ट डिजीज और लंग डिजीज में आल्सो बी देयर इन अंडर द इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिजीज.
तो अगर डिजीज विच डायरेक्टली अफेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब if any type of infection from any parasite or external agents, if it will cause to the specific animal like toxoplasmosis, neosporosis, botulism और tetanus, तो इसमें भी चूंकि ये क्या करते हैं, ये जो भी इन्फेक्शन होती है ये तुम्हारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ही होती है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो प्रॉपर निकल नहीं पाते हैं, ठीक है, और सही से काम नहीं कर पाते। इसके कारण से ये काफी मतलब ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है तुम्हारी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। दूसरी हो गई अगर हम बात करें इम्यून डिजीज की, तो इट विल काउज इन्फ्लामेशन ऑफ द मसल और इन्फ्लामेशन ऑफ द नर्व और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑन द मसल, ठीक है। तो ये तुम्हारी बेसिक्स चीज है। देखो अब यहाँ बता रहा ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिसेप्टर पे ही वो उसको ही तोड़ देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है, तो उससे काम नहीं हो पाएगा प्रॉपर। मतलब जो हमारे यूज होनी चाहिए न्यूरोमस्कुलर सिस्टम वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा है कुछ टॉक्सिक डिजीजेज हैं, इनहेरिटेड डिजीजेज हैं और डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज में जैसे कोई किसी भी चीज की, मान लो अगर प्रोटीन की कमी है तो किसी चीज की अगर डिजेनरेशन हो रही है तो उसके कारण भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होगी। इनहेरिटेड डिजीज अगर कैरेक्टराइज अगर एंसेस्ट्रल ही चल रही है, उसमें भी कुछ है ऐसी डिजीजेस, तो वो भी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे वर्क नहीं करेगी प्रॉपर और एनुअल को परेशान करेगी। कुछ टॉक्सिन्स भी है, तो जैसे ये एंटी कोलिनिस्टेरेज एक है ना, तो ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को के रिसेप्टर्स को भी ये किल कर देता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसके कारण प्रॉपर जो है न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट नहीं कर पाता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस की बात करें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है प्राइमरी काउज पर, ठीक है। अगर प्राइमरी काउज पे अटैक करते हैं, उसके अगर ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस करते हैं तो दैट इज गुड इफेक्ट। So some conditions carry a poor prognosis such as neuromuscular disorders caused by cancer, inherited neuropathy or inherited myopathy। मतलब अगर किसी भी प्राइमरी काउज पर हमने प्रोग्नोस कर लिया और उसके ट्रीटमेंट किया, तब तो वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर बहुत हद तक टाइम टेकिंग है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन ठीक हो सकती है। लेकिन अगर किसी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर अगर कैंसर के कारण है, या न्यूरोपैथी मतलब किसी अगर नर्व सेल्स की अगर डिमोलिशन हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो गई है, उसके कारण है, या मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके कारण है, तो फिर उसकी प्रोग्नोसिस कर पाना बहुत मुश्किल होती है और उसको करेक्शन कर पाना भी बहुत मुश्किल होती है। कुछ अदर कंडीशन की बात करें तो दैट हैव अ गुड प्रोग्नोसिस विथ एडिक्वेट ट्रीटमेंट लाइक मायोसाइटिस, myasthenia gravis, distal denervating disease, underactive thyroid gland and most forms of polyradiculonephritis। तो ये जो सारी कंडीशंस है, अगर सही से प्रोग्नोसिस हो गई इन कंडीशंस में, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के डिजीज हैं, तो इसमें मतलब रिलीफ मिल सकते हैं एनिमल्स को। So it is important to be aware that in the treatment of neuromuscular disorders, a quick fix is usually unlikely and some conditions can take weeks to improve। तो ये तो जस्ट बता रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में, कंडीशन में, मतलब एनिमल जो है वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से ओवरकम हो सकता है और इसमें कुछ समय भी लग सकते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम में ये काफी लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, इसको ठीक करने में काफी समय लग सकता है, तो इस पे हमें ध्यान देना काफी जरूरी होगा। तो ऑलमोस्ट दिस इज द होल अबाउट द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर